चैलेंजेस को देखते हुए एक प्रोटेक्टिव लियू वेंटाओ अपना फोन होल्ड अप करता है और एंग्रीली ऑफर करता है कि वो ऑनलाइन सेल्फ ओवर एस्टिमेटिंग गाइस को क्रश करके अपने रूममेट की हेल्प करेगा। शू जिंगमिंग कामली अपने रूममेट्स आर्म पुश डाउन करता है, उसे भूल जाने और टाइम वेस्ट ना करने को कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पास और इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं करने को, क्योंकि वो बैटल टेक्निक लाइब्रेरी जा रहा है और लियू वेंटाओ को डॉम वापस जाने को कहता है। शू जिंगमिंग मैसिव और मॉडर्न बैटल टेक्निक लाइब्रेरी पहुंचता है। एंट्रेंस के अप्रोच करते ही वो स्कैनर पर अपना हाथ होल्ड करता है और एक कॉम्प्लेक्स ग्लोइंग ऑरेंज सिक्योरिटी सर्कल अपीयर होता है। कंफर्म करता है बिल्डिंग का एडवांस्ड प्रोटेक्शन। वो सिक्योरिटी से अमेज्ड है। एक रूमर रिकॉल करता है कि लाइब्रेरी पर्सनली गार्ड की जाती है यूनिवर्सिटीज वाइस प्रिंसिपल द्वारा, एक लेजेंडरी 9th टियर सुपर पावर यूजर। वो रियलाइज करता है कि ऐसे पावरफुल फिगर की वॉचिंग ओवर के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर सेंट्स भी अंदर के ट्रेजर स्टील नहीं कर सकते। अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड स्वाइप करने के बाद वो गेट से पास थ्रू करता है और सिक्योरिटी सर्कल उसे लास्ट टाइम स्कैन करता है अंदर जाने से पहले। अंदर ग्रैंड हॉल में उसे ट्रियो ऑफ फीमेल लाइब्रेरियंस ग्रीट करती हैं। सेंटर वाली वार्मली वेलकम करती है उसका नाम लेकर। उसे एस ग्रेड स्टूडेंट शू जिंगमिंग एड्रेस करती है और पूछती है कि वो कैसे हेल्प कर सकती हैं। सरप्राइज्ड कि वो उसे जानती हैं, शू जिंगमिंग पूछता है कि उन्हें उसका नाम कैसे पता चला। लाइब्रेरियन पोलाइटली एक्सप्लेन करती है कि एस ग्रेड अथॉरिटी वाले स्टूडेंट्स उसके जैसे स्पेशल होते हैं और उन्हें सारी बैटल टेक्निक्स तक एक्सेस होता है। उनके सिस्टम ने ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जब उसने आईडी स्कैन किया। लाइब्रेरियन के थॉट्स उसकी ट्रू मोटिवेशन रिवील करते हैं। वो अंडरस्टैंड करती है कि एस ग्रेड अथॉरिटी का मतलब है कि उसका फ्यूचर एटलीस्ट ग्रैंड मास्टर लेवल यूजर का डेस्टिन्ड है। वो मेंटली नोट करती है कि उसे बिफ्रेंड करे। शू जिंगमिंग लाइब्रेरियन को बताता है कि वो लाइटनिंग एलिमेंट सुपर पावर बैटल टेक्निक्स में इंटरेस्टेड है और पूछता है कि उसे कौन से फ्लोर पर जाना चाहिए। लाइब्रेरियन इन्फॉर्म करती है कि बी ग्रेड और उससे बिलो की टेक्निक 2nd और 3rd फ्लोर्स पर है, बट और प्रेशियस वाली 4th फ्लोर पर एक स्पेशल रीडिंग रूम में है। वो ऐड करती है कि वो कार्ड स्वाइप करके अंदर जा सकता है। फिर वो पर्सनली यू से 4th फ्लोर तक लीड करती है, एक एलिगेंट प्राइवेट रीडिंग रूम में। अंदर एक स्मॉल फ्लोटिंग एआई डिवाइस टेबल के ऊपर हवर करता है। एआई एक्सप्लेन करता है कि एक बार वो ऑनलाइन टेक्निक सेलेक्ट कर लेता है तो ओरिजिनल सीक्रेट मैनुअल्स उसे डिलीवर किए जाएंगे। वो काइंडली वार्न करती है कि उन्हें हैंडल करते वक्त केयरफुल रहे। अकेले छोड़ दिए जाने पर शू जिंग एआई को कमांड करता है कि बी ग्रेड और उससे अबव की सारी लाइटनिंग एलिमेंट बैटल टेक्निक्स डिस्प्ले करें। रिस्पॉन्स में एआई डजन्स ऑफ ब्लू होलोग्राफिक स्क्रीन्स प्रोजेक्ट करता है जो रूम फिल कर देते हैं। हर स्क्रीन डिफरेंट टेक्निक दिखाती है। सिलेक्शन में देखते वक्त 2 टेक्निक्स उसकी आंखों को कैच करती है। फर्स्ट है एक एसएसएस ग्रेड टेक्निक जिसका नाम 10,000 प्रेजेंस हेवनली थंडर गाइडेंस है, जो एक मैसिव थंडरस्टॉर्म डोमेन क्रिएट करता है। हाउएवर ये रिस्ट्रिक्ट है उन यूजर्स के लिए जो एटलीस्ट 5th टियर है। सेकंड है एक एसएस ग्रेड टेक्निक जिसका नाम रैथ ऑफ द थंडर गॉड है, जो पावरफुल थंडर समन करता है। ये भी रिस्ट्रिक्ट है, रिक्वायर करता है कि यूजर एटलीस्ट 4th टियर हो। शू जिंगमिंग टेक्निक्स की क्वालिटी से अवे में है। एसएस ग्रेड और इवन एसएसएस ग्रेड ऑप्शंस देखते हुए वो मार्वल करता है कि यूनिवर्सिटी का सीक्रेट मैनुअल्स का कलेक्शन कितना रिच है और वंडर करता है कि क्या वो उन्हें फ्री में व्यू कर सकता है। उसकी एक्साइटमेंट फेड हो जाती है क्योंकि वो रियलाइज करता है कि इन पावरफुल टेक्निक्स की कल्टीवेशन की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। अपने करंट स्टेटस के साथ वो अभी सिर्फ ए ग्रेड बैटल टेक्निक्स लर्न कर सकता है। वो काउंटलेस ए ग्रेड ऑप्शंस देखता है, नोट करता है कि अपने टीचर्स गाइडेंस के बिना चूज करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट होगा। फॉर्चुनेटली वो प्रिपेयर्ड आया था। वो अपने मास्टर दियांग ख्यान से एक रेकमेंडेशन लिस्ट पुल आउट करता है जिससे उसका टाइम सेव हो जाता है। लिस्ट यूज करके वो होलोग्राफिक डिस्प्ले से इंटरैक्ट करता है, अपनी डिजायर्ड टेक्निक्स पॉइंट आउट करता है। वो अपना फाइनल डिसीजन लेता है, 4 स्पेसिफिक ए ग्रेड टेक्निक्स चूज करता है। फर्स्ट है थंडर स्पीयर, एक ऑफेंसिव टेक्निक। सेकंड है चेन थंडर गन, एक सस्टेन्ड अटैक। थर्ड है थंडर फ्लैश, एक मूवमेंट टेक्निक। फाइनल वन है थंडर प्रिजन, एक कंट्रोल टेक्निक। वो मेंटली कैटेगराइज करता है अपने न्यू स्किल्स। थंडर स्पीयर रेंज स्ट्राइक्स के लिए, चेन थंडर गन सस्टेन्ड अटैक्स के लिए, थंडर फ्लैश मूवमेंट के लिए और थंडर प्रिजन क्राउड कंट्रोल के लिए। वो मेंटली कॉन्फिडेंटली बिलीव करता है कि इन 4 बैटल टेक्निक्स और उसके एस रैंक थंडर इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी के साथ उसके कॉम्बैट स्टाइल में हार्डली कोई फ्लॉज होंगे। एआई एवं उसके सिलेक्शन एनालाइज करती है, उसे इन्फॉर्म करती है कि हर ए ग्रेड टेक्निक को एलिमेंट्री लेवल तक लर्न करने का एवरेज टाइम 6 मंथ्स है। वो लो लेवल टेक्निक्स मिक्स करने का रेकमेंड करती है और बैलेंस्ड अप्रोच के लिए। हाउएवर शू जिंगमिंग कॉन्फिडेंटली एडवाइस डिसमिस करता है।
थोड़ी देर बाद लाइब्रेरियन वापस आती है, यूज उसके चोजन टेक्निक्स के 4 फिजिकल मैनुअल्स प्रेजेंट करती है। जैसे ही वो उन्हें रीच करता है, शू जिंगमिंग मार्वल करता है कि वो कितने लग्जूरियस हैं। वो उनकी मार्केट वैल्यू पर रिफ्लेक्ट करता है, जानता है कि सी ग्रेड सीक्रेट मैनुअल्स भी मिलियंस की कॉस्ट करते हैं, जिससे ये 4 प्राइसलेस ए ग्रेड ओरिजिनल्स एक इनक्रेडिबल ट्रेजर बन जाते हैं। जैसे ही वो फर्स्ट मैनुअल ओपन करता है, उसके पेजेस से गोल्डन लाइट शाइन करती है। वो प्रोफाउंड आर्टिस्टिक कंसेप्शन और पावरफुल ऑरा से स्ट्रक होता है, रियलाइज करता है कि ये एक एक्सपीरियंस है जो एक कॉपी कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो सेटल डाउन करता है और इंटेंटली मैनुअल स्टडी करना शुरू करता है। आवर्स बीते जाते हैं, उसका फोकस फ्रस्ट्रेशन में टर्न हो जाता है। उसके फोरहेड पर स्वेट बीड्स आते हैं क्योंकि वो अपना हेड क्लच करता है, कॉम्प्लेक्स कंटेंट कॉम्प्रिहेंड करने के लिए स्ट्रगल करता है। डिफिकल्टी के बावजूद वो परसीवियर करता है, पेज आफ्टर पेज टर्न करता है। एक लॉन्ग स्टडी पीरियड के बाद वो पीछे लीन करता है, सारे 4 मैनुअल्स फिनिश कर चुका होता है। फिर वो अपने सिस्टम डीप ब्लू को कॉल आउट करता है और उसे ऐड पॉइंट्स कमांड करता है। सिस्टम इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है। 4 नोटिफिकेशंस अपीयर होती हैं जो कंफर्म करती हैं कि हर टेक्निक के लिए 200 सुपर पावर पॉइंट्स कंज्यूम किए गए हैं और सारी 4 एलिमेंट्री लेवल तक सक्सेसफुली लर्न हो चुकी हैं। फिर वो अपना सिस्टम पैनल पुल अप करता है अपना अपडेटेड स्टेटस देखने के लिए। उसके न्यू स्किल्स थंडर स्पीयर, थंडर फ्लैश, ए ग्रेड चेन थंडर गन और थंडर प्रेजेंस सब एलिमेंट्री लेवल पर लिस्ट हैं। उसकी बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक थंडर इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी फर्स्ट लेवल पर रहता है और उसके अवेलेबल सुपर पावर पॉइंट्स 1434 तक डिक्रीज हो गए हैं। खड़ा होकर शू जिंगमिंग अपना फिस्ट क्लेंच करता है। उसके अराउंड पावर की फेंट ऑरा है। इतनी पावरफुल बैटल टेक्निक्स अक्वायर करने के बाद वो एक कॉन्फिडेंट और प्रेडेटरी एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखता है, वंडर करता है कि कौन सा लकी पर्सन उसके न्यू आर्सेनल की पावर टेस्ट करने वाला फर्स्ट होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। खड़ा होकर शू जिंगमिंग अपना फिस्ट क्लेंच करता है। उसके अराउंड पावर की फेंट ऑरा है। इतनी पावरफुल बैटल टेक्निक्स अक्वायर करने के बाद वो एक कॉन्फिडेंट और प्रेडेटरी एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखता है, वंडर करता है कि कौन सा लकी पर्सन उसके न्यू आर्सेनल की पावर टेस्ट करने वाला फर्स्ट होगा। लू वेंताओ ने एवा से आई एक नोटिफिकेशन के बारे में शू जिंगमिंग को बताया। अगले दिन फ्रेशमैन असेंबली ट्रेनिंग ग्राउंड 1 पर है। उसने ये भी मेंशन किया कि फ्रेशर्स के लिए एक नया ग्रुप चार्ट बना है और शू जिंगमिंग को ज्वाइन करने का सजेस्ट किया। शू जिंगमिंग ने शांति से अग्री कर लिया। फिर लू वेंताओ ने पूछा कि शू जिंगमिंग ने लाइब्रेरी से कौन सा कॉम्बैट टेक्निक्स का लेवल चूज किया। शू जिंगमिंग ने कैजुअली रिप्लाई किया कि उसने 4 ए रैंक कॉम्बैट टेक्निक्स उठा ली हैं। ये आंसर लू वेंताओ को शॉक कर देता है। वो एक्सक्लेम करता है कि 4 ए रैंक टेक्निक सीखने में नॉर्मली एक स्टूडेंट को सॉफ्टमोर या जूनियर ईयर तक लग जाता है। वो कंक्लूड करता है कि उसका रूममेट यूजुअल रूट नहीं लेता। लू वेंताओ की क्यूरियोसिटी और बढ़ती है। उसे रियलाइज होता है कि ए रैंक टेक्निक्स ब्राउज करने के लिए शू जिंगमिंग के पास ए रैंक परमिशन होनी चाहिए। शू जिंगमिंग उसे करेक्ट करता है, बोलता है कि उसका परमिशन लेवल एस रैंक है। ये रेवलेशन लू वेंताओ को स्टन कर देता है, जो झट से खड़ा हो जाता है। वो डिसबिलीफ में चिल्लाता है, क्वेश्चन करता है कि स्कूल में ए रैंक से हाई परमिशन लेवल क्यों होगा। उसे अचानक रियलाइजेशन होता है और वो स्टैमर करके बोलता है कि ऑनलाइन रूमर्स की शू जिंगमिंग ई रैंक है फॉल्स होनी चाहिए, और शॉक में पूछता है कि इसका मतलब शू जिंगमिंग के पास एस रैंक सुपर पावर है। शू जिंगमिंग बस स्माइल करता है, टीजिंगली रिमार्क करता है कि नो इट ऑल ने अभी कुछ नया सीखा है। ये कंफर्मेशन लू वेंताओ को अवे में छोड़ देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने गेस किया था कि शू जिंग की रेटिंग हाई होगी, पर उसने कभी एस रैंक एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली क्योंकि अदर प्रोविंशियल टॉप स्कोरर्स सिर्फ ए रैंक हैं। उसके चेहरे पर एक छोटी खुश स्माइल आ जाती है। वो एक थम्स अप देता है, सोचता है कि अभी फैन बनना राइट डिसीजन था, जिससे उसका स्टेटस एक ओल्ड फैन की तरह सॉलिडिफाई हो गया। बाद में शू जिंग सेकंड फ्लोर ट्रेनिंग रूम में होता है। उसके हाथ में एक प्रैक्टिस स्पीयर है, पर वो इसे बहुत लाइट लगती है। वो सोचता है कि अब जब उसके पास कॉम्बैट टेक्निक्स हैं, तो इसे राइट इक्विपमेंट भी चाहिए। वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसका ओरिजिनल एफ रैंक ऑब्सिडियन स्पीयर घर पर है और उसकी करंट स्ट्रेंथ के लिए अब सूटेबल नहीं होगी। वो नया गियर लेने का डिसाइड करता है। वो एआई एवा को स्कूल मॉल ओपन करने और स्पीयर टाइप वेपन सर्च करने को कहता है। एवा कंप्लाई करती है और एफ रैंक से डी रैंक तक स्पीयर्स दिखाते हुए होलोग्राफिक डिस्प्लेज आते हैं। शू जिंगमिंग नोट करता है कि वो लेंथ और वेट कस्टमाइज कर सकता है। वो समझता है कि हायर रैंक इक्विपमेंट हेवियर और मोर एक्सपेंसिव होता है। वो एक ई रैंक 210 किलोग्राम स्पीयर चूज करता है,
ई रैंक कॉम्बैट सूट और बूट्स के साथ। वो परचेज कंफर्म करता है। एक नोटिफिकेशन शो करता है कि टोटल कॉस्ट 237 क्रेडिट्स है, जिससे उसके पास 382.6 बचते हैं। परचेज नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए कंफर्म हो जाती है। वो थोड़ी डिस्मे से सोचता है कि उसके क्रेडिट्स कितनी जल्दी गायब हो गए, ऑलमोस्ट हाफ से श्रिंक हो गए। अपने न्यू गियर के रास्ते में होने के साथ वो प्रैक्टिस पेयर को एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ पकड़ता है। ये उसे पता है कि उसे इस टेम्पररी वेपन पर रिलाय करना होगा। एक कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ वो डिक्लेयर करता है कि आज रात ये उसे उसकी 4 नई ए रैंक कॉम्बैट टेक्निक्स प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट डे मॉडू सुपर पावर यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन अपनी असेंबली के लिए गैदर होते हैं। जैसे ही शू जिंगमिंग अराइव करता है, वो तुरंत अदर स्टूडेंट्स का अटेंशन ड्रॉ करता है। मर्मर स्प्रेड होते हैं जैसे ही वो उसे रिकॉग्नाइज करते हैं स्कूल पंच पावर रिकॉर्ड तोड़ने वाले के रूप में। वो उसे जांगनान प्रोविंस टॉप स्कोरर के रूप में भी आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी स्ट्रेंथ और हैंडसम अपीयरेंस पर मार्वल करते हैं। इससे पहले कि वो एक सीट ढूंढ सके, उसे एक टॉल इम्पोजिंग यंग मैन ले जुए कन्फ्रंट करता है, जो एग्रेसिवली पॉइंट करता है और जोर से एक चैलेंज इशू करता है। ऑनलुकर्स इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हैं उसे डांगनान प्रोविंस से सेकंड प्लेस स्कोरर के रूप में, जिसने 9300 से ज्यादा स्कोर किया था। वो उसके प्रिविलेज बैकग्राउंड के बारे में गॉसिप करते हैं, नोट करते हैं कि उसके दोनों पेरेंट्स पावरफुल टियर 4 सुपर पावर्ड बीइंग्स हैं। वो सिंपैथेटिकली रिमार्क करते हैं कि शेम है कि सेकंड प्लेस किसी को याद नहीं रहता, जिससे उसकी अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट हिज लॉस अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। पब्लिक चैलेंज के बावजूद शू जिंगमिंग अनफेज्ड रहता है। वो शांति से डिक्लाइन करता है, बोलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, एक रिस्पॉन्स जो उसके रूममेट लू वेंटाओ को शॉक कर देता है। ले जुए हालांकि स्मर्क करता है और उसे कहता है कि इतनी जल्दी रिफ्यूज ना करे। फिर वो एक पर्सनल मैटर ऊपर लाता है, रिकॉल करता है कि शू जिंगमिंग की आंट्स फैमिली रेयर प्लांट्स बेचने का बिजनेस रन करती है। एक मेनेसिंग ग्रिन के साथ लीन करते हुए वो रिवील करता है कि उसकी फैमिली उसकी आंट्स का बिगेस्ट कस्टमर है और उस पर एक लार्ज लोन भी ड्यू है। फिर वो एक थिनली वेल्ड थ्रेड देता है, सजेस्ट करता है कि अगर पेमेंट टाइम पर नहीं की गई तो उसकी आंट्स फैमिली ट्रबल में आ सकती है। ये थ्रेड इंस्टेंटली एटमॉस्फेयर को चेंज कर देता है। शू जिंगमिंग का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है जैसे ही उसकी बॉडी से एक फियर्स डार्क ब्लू ऑरा इरप्ट होती है। वो आहिस्ता से पूछता है कि क्या ले जुए उसे थ्रेटन कर रहा है। उसकी ऑरा का शेयर प्रेशर फिजिकली एक स्टार्टेड ले जुए को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। पसीना आता हुआ और हिला हुआ ले जुए फियर्स बीस्ट लाइक प्रेजेंस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए स्ट्रगल करता है। वो जल्दी से बैक पेडल करता है, स्टामर करता है कि ये थ्रेट नहीं था, बस एक हेड्स अप। अपना पॉइंट बनाने के बाद शू जिंगमिंग की ऑरा सबसाइड हो जाती है। वो शांति से पूछता है कि उनके ड्यूल का टाइम और प्लेस क्या है। अपनी कंपोजर रीगेन करते हुए ले जुए डिक्लेयर करता है कि फाइट 7 डेज में होगी, नून को ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म 3 पर। शू जिंगमिंग एक्सेप्ट करता है, अपने न्यू राइवल को वार्न करता है कि वो अपने डिसीजन पर रिग्रेट न करे। ये कन्फ्रंटेशन वॉचिंग स्टूडेंट्स के बीच एक्साइटमेंट का बज़ क्रिएट करता है, जो ईगरली अपकमिंग बैटल का एंटिसिपेट करते हैं। असेंबली ऑफिशियली शुरू होने के थोड़ी देर बाद एक ओल्डर ग्रे बियर्डेड यूनिवर्सिटी ऑफिशियल स्टेज पर आता है। वो उन्हें फ्रेशमैन असेंबली में वेलकम करता है, क्लैरिफाई करता है कि ये सेशन यूनिवर्सिटी सिस्टम्स के बारे में क्वेश्चंस आंसर करने के लिए है। हालांकि वो अनाउंस करता है कि फर्स्ट थिंग जो वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है वो स्कूल्स कॉम्बैट पावर रैंकिंग है। वो एक्सप्लेन करता है कि स्टूडेंट्स होलोग्राफिक कॉम्बैट सिमुलेशंस के लिए एक वर्चुअल डाइव पॉड यूज करेंगे और उनकी रैंकिंग लेवल्स की नंबर से डिटरमिन की जाएगी जो वो पास कर सकते हैं। वो इनकरेज करता है कि सब अपना बेस्ट ट्राई करें, एम्फसाइज करता है कि रिवॉर्ड्स बहुत जेनरस हैं। आवर लॉन्ग मीटिंग के बाद शू जिंगमिंग एक बड़ी यॉन लेता है। वो सोचता है कि ओनली इंटरेस्टिंग पार्ट वर्चुअल डाइव पॉड था, जिसे उसे कभी ट्राई करना चाहिए। अभी के लिए नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए उसकी प्रायोरिटी अपने सीनियर लियू मिंग और उसके मेंटर के साथ डेली ट्रेनिंग कंटिन्यू करना है। 7 डेज के लिए शू जिंगमिंग अपने सीनियर लियू मिंग और अपने मास्टर डीन यांग येनथियन के अंडर इंटेंस ट्रेनिंग को डेडिकेट करता है। वीक ऑफ ट्रेनिंग के बाद लियू मिंग अष्टम्भा के साथ शू जिंगमिंग के पास आता है। वो नोट करता है कि उसका जूनियर ब्रदर ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के मिड लेवल तक एडवांस हो चुका है और पूछता है कि ये इतनी जल्दी कैसे हुआ। शू जिंगमिंग बस स्माइल करता है और कहता है कि ये बस लक थी। हालांकि उसके इनर थॉट्स ट्रूथ रिवील करते हैं। उसने जानबूझकर कुछ दिन वेट किया था सिस्टम यूज करके लेवल अप करने से पहले, जिसके कारण एडवांसमेंट कॉस्ट सिर्फ 380 सुपर पावर पॉइंट्स थी। वो म्यूज करता है कि अगर उसने और तेज लेवल अप किया होता तो वो शायद अपने सीनियर को डरा देता। सब्जेक्ट चेंज करते हुए लियू मिंग को डुअल याद आता है और पूछता है कि क्या शू जिंग का नून के लिए मैच स्केड्यूल्ड है। शू जिंगमिंग कंफर्म करता है कि हाँ है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ लियू मिंग अपने जूनियर के शोल्डर पर पट करता है और कहता है कि वो उसके अपोनेंट के लिए 3 मिनट्स ऑफ साइलेंस ऑब्जर्व करेगा। वो शू जिंगमिंग के साथ मैच तक अकम्पनी करने का डिसाइड करता है। सीन ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म 3 पर शिफ्ट होता है।
एक लार्ज अरीना जहां एक क्राउड गैदर हो चुका है। ले जुए अपने फ्रेंड्स के साथ रिंग में एंटर करता है। एक नोट करता है, इट्स अ गुड चांस टू सी द टॉप स्कोरर स्ट्रेंथ। दूसरा शू जिंगमिंग के हाई स्कोर को एक फ्लूक डिसमिस करता है और बेट लगाता है कि ले जुए जीतेगा। जब कोई शू जिंगमिंग के पंच पावर रिकॉर्ड तोड़ने का मेंशन करता है, ले जुए स्कॉफ करता है, आर्ग्यू करता है कि फिजिकल रिकॉर्ड्स मीनिंगलेस हैं, जब सुपर पावर्स ही असली बातें हैं। तभी शू जिंगमिंग ल्यू मिंग के साथ एंट्रेंस करता है। एक न्यू ब्लैक कोट पहने हुए और अपनी न्यू स्पीयर कैरी करते हुए उसका अराइवल एक स्टर कॉज करता है। जैसे ही शू जिंग रिंग की तरफ वॉक करता है, ल्यू मिंग अम्यूजमेंट के साथ सोचता है कि उसके जूनियर के हैंडसम लुक्स के साथ अनडाउटेडली वो काउंटलेस फीमेल स्टूडेंट्स को चार्म करेगा वंस वो सक्सेस अचीव करता है। रिंग से ले जुए अपने अपोनेंट की ऑरा ऑब्जर्व करता है और नोट करता है कि शू जिंगमिंग का रैंक इंक्रीज हो गया है। हालांकि वो कॉन्फिडेंट रहता है, सोचता है कि उसके पास अदर प्रेपरेशंस हैं। स्टेक्स बढ़ाने की कोशिश में ले जुए प्रपोज करता है कि वो एक वेजर ऐड करे, उनके सारे क्रेडिट्स। शू जिंगमिंग बिना हेजिटेशन के एक्सेप्ट करता है, स्टेट करता है कि उसके पास 370 क्रेडिट्स हैं। इम्प्रेस्ड, ले जुए कहता है कि वो उसके अपने क्रेडिट्स में किसी शॉर्टफॉल को कैश से कवर करेगा। वो प्रपोज करता है कि वो दोनों अपने क्रेडिट्स एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी ओल्ड मास्टर जो के अकाउंट में ट्रांसफर करे। मैच की प्रिसाइडिंग टीचर एक ब्लॉन्ड हेयर पोनीटेल में बांधी हुई वुमेन है जिसे जो युन कहते हैं, एक पावरफुल टियर 6 मिड लेवल हीलिंग टाइप सुपर पावर्ड बीइंग। जैसे ही वो क्रेडिट ट्रांसफर कंप्लीट करता है, शू जिंगमिंग नोट करता है हाई टियर हीलर टीचर जो युन की प्रेजेंस। वो समझता है कि सुपर पावर्ड बीइंग्स के बीच बैटल्स डेंजरस होती हैं और रियलाइज करता है कि स्कूल ने डेथ्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशंस ली हैं। वो टर्म्स को अग्री करता है। क्लाउड एक्साइटमेंट से बज़ करता है जैसे ही 3.7 मिलियन करेंसी की मैसिव वेजर कंफर्म हो जाती है। टीचर जो युन ऑफिशिएट करने के लिए आगे आती है। वो कंफर्म करती है कि उसे क्रेडिट्स रिसीव हो चुके हैं और उन्हें प्रिपेयर करने का इंस्ट्रक्ट करती है। वो रूल्स बताती है, अगर एक पर्सन डिफीट एडमिट करता है या कॉन्शियसनेस लूज करता है तो दूसरे को अटैक कंटिन्यू करने से मना है। शू जिंगमिंग और ले जुए दोनों शांति से एक्नॉलेज करते हैं कि वो समझते हैं। दोनों अपोनेंट्स एक दूसरे को फेस करते हैं। शू जिंगमिंग अपनी स्पीयर के साथ रेडी खड़ा है जबकि ले जुए अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है। ग्रिम डिटर्मिनेशन के साथ ले जुए अपनी ए रैंक फायर एबिलिटी डेंस पाइन इंडस्ट्री फायर अनलीश करता है। उसके चारों तरफ इंटेंस ऑरेंज फ्लेम्स का एक वॉर्टेक्स इरप्ट होता है। जैसे ही वो डिक्लेयर करता है कि वो सारी ऑनर वापस लेगा जो शू जिंगमिंग ने उसे हरवाई थी। उसकी एबिलिटी की पावर क्राउड को इम्प्रेस करती है जो ए रैंक फायर सुपर पावर की टेरिफाइंग फोर्स पर मार्वल करते हैं। फ्लेम्स में लपेटा हुआ ले जुए आगे चार्ज करता है। वो लीप करता है और अपनी स्वॉर्ड को एक पावरफुल रेजिंग फ्लेम स्लैश में नीचे लाता है। रिस्पॉन्स में शू जिंगमिंग बस अपनी जगह खड़ा रहता है और अपनी स्पीयर को एक बेसिक अपवर्ड आर्क में स्विंग करता है। सबके अस्टॉनिशमेंट के लिए उसके सिंपल ब्लॉक से फ्लेमिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाती है। ऑडियंस टर्न हो जाती है। वो बिलीव नहीं कर सकते कि शू जिंगमिंग ने कॉम्बैट टेक्निक यूज नहीं की और फिर भी इतना पावरफुल मूव ब्लॉक कर दिया। वो शॉक में एक्सक्लेम करते हैं कि एक नॉर्मल अटैक ने एक बड़े स्पेशल मूव को तोड़ दिया। ले जुए खुद स्पीचलेस रह जाता है, डिसबिलीफ में अपने दांत पीसता है। अपने अपोनेंट का अटैक नलिफाई होने के साथ शू जिंगमिंग उसे कोल्ड इंडिफरेंस के साथ देखता है। उसके चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग क्रैकल होना शुरू हो जाती है जैसे ही वो ले जुए को कहता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओनली रीजन ये ऐसा लगता है वो इसलिए क्योंकि ले जुए सिंपली बहुत वीक है। इससे पहले कि उसका राइवल रिएक्ट कर सके, शू जिंगमिंग एक डेवास्टेटिंग काउंटर अटैक लॉन्च करता है। पर्पल लाइटनिंग के एक टॉरेंट से घिरा हुआ वो आगे लंच करता है और ले जुए को सीधे चेस्ट पर स्ट्राइक करता है, उसे पीछे फेंक देता है। शू जिंगमिंग के अटैक से पर्पल लाइटनिंग ले जुए की बॉडी से होकर गुजरती है, उसे दर्द में चिल्लाने पर मजबूर करती है। ब्लो की फोर्स से उसकी स्वॉर्ड खून के स्प्रे के बीच उड़ती है जैसे ही उसे पीछे फेंका जाता है। वो रिंग के फ्लोर पर जोर से गिरता है, डिफीट में स्लम्प हो जाता है जैसे ही उसकी बॉडी से धुआं निकलता है। क्राउड स्विफ्ट और डिसाइसिव आउटकम से स्टन हो जाती है। ले जुए के सपोर्टर्स डिसबिलीफ में है। एक एक्सक्लेम करता है कि फाइट ओवर हो गई सिर्फ शू जिंगमिंग के 2 मूव्स के बाद। दूसरा गुस्से में क्वेश्चन करता है क्लेम को कि ले जुए स्ट्रॉन्गर था अब जब वो इंस्टेंटली डिफीटेड हो चुका है। ऑनलुकर्स अग्री करते हैं कि शू जिंगमिंग की स्ट्रेंथ अदर फ्रेशमैन के लेवल से कंप्लीटली डिफरेंट है। साइडलाइन से देखते हुए लू मिंग कंप्लीटली अनइम्प्रेस्ड लगता है।
वो मन ही मन सोचता है कि मैच बहुत बोरिंग था और उसने उसके जूनियर ब्रदर को उसकी रियल पावर का 10th यूज भी नहीं करवाया। वापस रिंग में टीचर जो युन विनर अनाउंस करना शुरू करती है। हालांकि एक वुंडेड ले जुए स्ट्रगल करके खड़ा होता है, उसे बुलाता है। वो अपने दांत पीसता है, इंसिस्ट करता है कि वो हारा नहीं है और मैच ओवर नहीं हुआ है। एक डेस्परेट मूव में वो एक स्मॉल रेड पिल निकालता है। टीचर जो युन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करती है, एक अलार्म में चिल्लाती है और उसे एक रैम्पेजिंग ब्लड पिल के रूप में आइडेंटिफाई करती है। वो उसे लेने से वार्न करती है, कहती है कि ये बस एक मैच है और अपनी लाइफ रिस्क करने वर्थ नहीं है। ऑडियंस भी डेंजरस आइटम रिकॉग्नाइज करती है। वो मर्मर करते हैं कि जबकि पिल एक यूजर की स्ट्रेंथ को शॉर्ट पीरियड के लिए कई गुना बूस्ट कर सकती है, उसके सिवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं जो उसे महीनों तक बेड रिडन छोड़ सकते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या रिस्क वर्थ है। एक मेजर यूनिवर्सिटी कंपटीशन सिर्फ 1 महीने दूर होने के साथ ले जुए उनकी कंसर्न्स इग्नोर करता है, स्टेट करता है कि वो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस खुद बेयर करेगा। वो गैम्बल लेने के लिए डिटरमिन्ड है और अपनी हार एक्सेप्ट करेगा ओनली इफ वो इसके बाद डिफीट होता है। क्राउड में कुछ स्टूडेंट्स, जिसमें लू वेंटाओ भी शामिल है, प्रोटेस्ट करते हैं, पूछते हैं कि क्या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग यूज करना अलाउड है। टीचर जो युन कंप्लेंट्स को एड्रेस करती है, क्लैरिफाई करती है कि क्योंकि ये अनऑफिशियल बैटल है, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। वो एक्सप्लेन करती है कि वेपन्स, कॉम्बैट सूट्स और ड्रग्स सभी परमिसिबल रिसोर्सेज माने जाते हैं। जैसे ही वो बोलती है, ले जुए पिल स्वॉलो करता है। वो फिनिश करती है, स्टेट करते हुए कि अगर शू जिंग मिंग के पास सिमिलर पिल होती तो उसे भी यूज करने की अलाउड होता। जैसे ही पिल इफेक्ट लेना शुरू करती है, ले जुए की बॉडी एक और भी इंटेंस फायर ऑरा में एरप्ट होती है। उसकी आंखें एक मेनेसिंग ऑरेंज लाइट से ग्लो करना शुरू कर देती हैं, जैसे ही वो न्यू फाउंड पावर के साथ चिल्लाता है। टीचर जो यून वरीड एक्सप्रेशन के साथ देखती है, नोट करती है कि पिल हाई ग्रेड है और ले जुए की पावर को सेकेंड टियर के लोअर लेवल तक बूस्ट कर चुकी है। वो कंक्लूड करती है कि शू जिंग मिंग अब सीरियस ट्रबल में है। अपने अपोनेंट के डेस्परेट पावर अप का सामना करते हुए शू जिंग मिंग का अपना बैटल इंटेंट सर्ज होता है और भी पोटेंट हो जाता है, जैसे ही उसके चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग का टॉरेंट एरप्ट होता है। साइड लाइन से टीचर जो यून इसे अप्रूवल के साथ ऑब्जर्व करती है, सोचती है कि शू जिंग मिंग का फाइटिंग स्पिरिट और भी विगरस हो रहा है और उसके पास एक ग्रेट जनरल की माइंडसेट है। अपनी स्पीयर ग्रिप करते हुए शू जिंग मिंग के लिप्स पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल खेलता है। वो मन ही मन सोचता है कि फाइनली फाइट अब अडल्ट बीटिंग अप अ चाइल्ड जैसी नहीं है। वो एक सिंगल स्टेप आगे लेता है और उसके कॉम्बैट बूट्स के चारों तरफ की लाइटनिंग रिंग की फ्लोर को शैटर कर देती है। फिर वो ब्लाइंडिंग स्पीड के साथ अपने अपोनेंट पर चार्ज करता है। ले जुए उसकी इनक्रेडिबल वेलोसिटी से शॉक हो जाता है। दोनों फाइटर्स रिंग के सेंटर में क्लैश करते हैं। उनके सुपर पावर्ड अटैक्स एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ मिलते हैं। ले जुए शू जिंग मिंग के इनिशियल थ्रस्ट को ब्लॉक करता है, पर अटैक के पीछे की रॉ पावर ओवरवेलमिंग है। ब्लो की फोर्स ले जुए को पीछे धक्का देती है, उसे इम्पैक्ट अब्सॉर्ब करने के लिए घुटनों पर आने पर मजबूर करती है। अब भी उसकी वेफरिंग फ्लेम से घिरा हुआ वो डिसबिलीफ ले अपने दांत पीसता है। वो समझ नहीं पाता कि इवन उसकी स्ट्रेंथ सेकेंड टियर तक बूस्ट होने के बावजूद वो अब भी शू जिंग मिंग के बराबर क्यों नहीं है। वो हैरान है कि वो किस तरह के मॉन्स्टर का सामना कर रहा है। रियलाइज करते हुए कि हेड ऑन फाइट यूजलेस है, ले जुए अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता है। वो डिसाइड करता है कि अगर वो डायरेक्ट क्लैश में नहीं जीत सकता तो वो डिस्टेंस से अटैक करेगा। वो पीछे लीप करता है और शू जिंग मिंग पर पावरफुल फायरबॉल्स की एक वॉली लॉन्च करता है। हालांकि उसके रेंज्ड अटैक का सामना कैजुअल डिस्डेन से होता है। शू जिंग मिंग एफर्टलेसली अपनी स्पीयर को एक वाइड आर्क में स्विंग करता है, लाइटनिंग का एक वॉर्टेक्स क्रिएट करता है जो सारे फायरबॉल्स को डिफ्लेक्ट करता है। वो मॉकिंगली पूछता है कि क्या ले जुए के पास बस इतना ही है। फ्रस्ट्रेटेड और पसीना आता हुआ ले जुए अपने अपोनेंट की फ्लॉलेस लाइटनिंग एबिलिटी को कर्स करता है। वो डेस्परेटली एक नई उम्मीद से चिपकता है, सोचता है कि वो अब करीब नहीं आ सकता, पर अगर वो शू जिंग मिंग की पावर को एग्जॉस्ट कर सकता है इससे पहले कि उसकी ड्रग बूस्ट वेयर ऑफ हो, तो उसके पास अब भी एक चांस हो सकता है। पर शू जिंग मिंग का फाइट ड्रैग ऑन करने का कोई इंटेंशन नहीं है। वो इसे एंड करने का डिसाइड करता है। वो अपना हाथ उठाता है और मैसिव अमाउंट ऑफ पर्पल एनर्जी समन करता है। उसे प्योर क्रैकलिंग लाइटनिंग की एक सॉलिड स्पीयर में कंडेंस करता है। उसकी ए रैंक टेक्निक थंडर स्पीयर। वो कंडेंस्ड एनर्जी वेपन को अपने अपोनेंट पर हर्ल करता है। स्पीयर हवा से उड़ती है और सीधे ले जुए के शोल्डर पर स्लैम करती है, उसके डिफेंसेस को पियर्स करती है। शॉक और दर्द में लड़खड़ाते हुए अपने घाव को पकड़ते हुए ले जुए को एक हॉरिफाइंग रियलाइजेशन होता है, उसके अपोनेंट के पास भी एक डेवास्टेटिंग लॉन्ग रेंज अटैक है।
इससे पहले कि ले जुए रिकवर कर सके, शू जिंगमिंग एक और टेक्निक से फॉलो अप करता है। ले जुए के ऊपर लाइटनिंग का एक पावरफुल स्पीयर मटेरियलाइज होता है और पर्पल एनर्जी के टॉरेंट्स बारिश की तरह गिरते हैं, उसे इलेक्ट्रोक्यूटिंग करते हैं। स्टन्ड और दर्द में वो ऊपर देखता है, हैरान होता है कि ये क्या नई बैटल टेक्निक है। एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ शू जिंगमिंग आगे पॉइंट करता है और अपनी ए रैंक कंट्रोल स्किल थंडर प्रिजन का नाम डिक्लेयर करता है। ले जुए के जालों तरफ क्रैकलिंग पर्पल लाइटनिंग का एक केज फॉर्म होता है, उसे कम्प्लीटली ट्रैप करता है। वो कर्स करता है, रियलाइज करता है कि वो एक रिस्ट्रिक्शन टाइप टेक्निक में फंस गया है। एक डेस्परेट मूव में वो अपनी रिमेनिंग पावर समन करता है एक फ्लेम बैरियर क्रिएट करने के लिए। उसकी बॉडी के चारों तरफ फायर का एक घूमता वॉर्टेक्स। ट्रैप्ड पर डिफाइंट वो शू जिंगमिंग को टॉन्ट करता है, डिक्लेयर करता है कि अगर वो बाहर नहीं निकल सकता तो शू जिंगमिंग अंदर नहीं आ सकता। उसे बैटल ऑफ अट्रिशन के लिए चैलेंज करता है। शू जिंगमिंग हालांकि अनफेज्ड है, वो फायरी डिफेंस को डिस्डेन के साथ देखता है, सोचता है कि फ्लेम बैरियर वीक लगता है और हैरान होता है कि उसके कितने अटैक्स को वो सह सकता है। बैटल ऑफ विल्स के बजाय वो हवा में ऊंचा लीप करता है, इजीली फ्लेम बैरियर क्लियर करता है और सीधे अपने ट्रैप्ड अपोनेंट के ऊपर पोजीशन लेता है। एयरबॉर्न होने के दौरान वो अपना अल्टीमेट असॉल्ट अनलीश करता है। वो अपनी पावर सम्मन करता है और डजन्स ऑफ मैसिव ग्लोइंग पर्पल स्पीयर्स ऑफ प्योर लाइटनिंग हवा में मटेरियलाइज होते हैं। सभी हेल्पलेस ले जुए पर एम्ड है। लाइटनिंग स्पीयर्स की डेडली रेन नीचे गिरना शुरू होती है, एक टेक्निक जो उसकी जेन थंडर गन का एक डेविस्टेटिंग वर्जन लगती है। ओवरवेलमिंग अटैक को ऊपर देखते हुए ले जुए एब्सोल्यूट टेरर से भर जाता है। उसे सर्टेनिटी के साथ पता है कि अगर उसे उस बैराज से हिट किया गया तो वो मर जाएगा। उसकी लाइफलाइन पर होने के साथ उसका प्राइड शैटर हो जाता है और वो अपना सरेंडर चिल्लाता है। वेरी लास्ट सेकंड पर जब ले जुए अपनी कंसेशन शाउट करता है, लीड लाइटनिंग स्पीयर की टिप उसकी आंख से बस इंचेस दूर रुकती है। स्पीयर्स की रेन डिसिपेट हो जाती है जैसे ही शू जिंगमिंग रिंग में ग्रेसफुली लैंड करता है। एक फाइनल डेफिनेटिव मोशन में वो अपनी फिजिकल स्पीयर आगे थ्रस्ट करता है, ले जुए की चेस्ट पियर्स करता है और कोई डाउट नहीं छोड़ता कि विक्टर कौन है। शू जिंगमिंग ले जुए की चेस्ट से अपनी स्पीयर विड्रॉ करता है, उसे घुटनों पर और डिफीटेड फ्लोर पर छोड़ देता है। एक कमांडिंग प्रेजेंस के साथ शू अपने अपोनेंट के ऊपर खड़ा होता है जैसे ही टीचर जो यून ऑफिशियली यूसेफ विनर डिक्लेयर करती है। क्राउड शॉक और ऑ में छूट जाती है। वो एक्सक्लेम करते हैं कि ये एक कंप्लीट और अटर क्रैशिंग डिफीट थी। वो मार्वल करते हैं कि शू जिंगमिंग ने सिर्फ कुछ सेकंड्स में 4 डिफरेंट बैटल टेक्निक्स फ्लॉलेसली चेन टुगेदर कैसे की, एक फीट जो किसी भी नॉर्मल फ्रेशमैन की कैपेबिलिटी से बहुत दूर है। दोनों स्टूडेंट्स टेक्निक्स की पावर पर डिस्कस करते हैं जो उन्होंने देखी। एक गेस करता है कि वो सभी एटलीस्ट बी ग्रेड होनी चाहिए। उसका फ्रेंड अमेज्ड है, एडमिट करता है कि उसने जो बेस्ट टेक्निक सीखी है वो सिर्फ सी ग्रेड है। साइड लाइन से देखते हुए लियो मिंग उनकी स्पेकुलेशन सुनता है और स्ट्रेस लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो उसके जूनियर ब्रदर को बुरा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसे ट्रूथ पता है, शू जिंगमिंग ने 4 ए ग्रेड टेक्निक्स चूज करने की हिम्मत की थी और उन्हें ऑलरेडी कॉम्बैट रेडी लेवल तक मास्टर कर चुका था। वो रिफ्लेक्ट करता है अपने एक्सपीरियंस पर, रिकॉल करता है कि उसने सिर्फ एक सिंगल ए ग्रेड टेक्निक चूज करने की हिम्मत की थी फ्रेशमैन के रूप में और उसे अब भी 4 महीने से ज्यादा लगे सीखने में। वो एडमिट करता है कि ऐसा मॉन्स्ट्रसली टैलेंटेड जूनियर ब्रदर होने से उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है। वापस रिंग में एक हम्बल्ड ले जुए खड़ा होता है। वो सिंसियरली शू जिंगमिंग को अपनी लाइफ स्पेयर करने के लिए थैंक करता है और अपनी कंप्लीट डिफीट एक्सेप्ट करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वेजेड क्रेडिट्स और कैश अब उसकी हैं और अश्योर करता है कि वो उसकी एंड्स बिजनेस को ड्यू पेमेंट टाइम पर कर देगा। टीचर्स हो युन शू जिंगमिंग के पास आती है और उसकी विनिंग्स का ट्रांसफर कंफर्म करती है। 50 क्रेडिट्स और 3.2 मिलियन करेंसी उसके स्टूडेंट अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं। शू जिंगमिंग सोचता है कि गैम्बलिंग फाइट जल्दी पैसे बनाने का क्विक वे है। ड्यूअल ओवर होने के साथ लू वेंटाओ एक्सटैटिक होकर रिंग की तरफ दौड़ता है। वो ब्रदर मिंग को कंग्रेचुलेट करता है, कहता है कि वो अब रिच मैन है और उसे शाम को सिटी सेंटर में बाहर जाकर रिलैक्स करने का इनवाइट करता है सेलिब्रेट करने के लिए। शू जिंगमिंग डिक्लाइन करना शुरू करता है, एक्सप्लेन करता है कि उसकी ट्रेनिंग स्केड्यूल है अपने सीनियर के साथ। हालांकि लियो मिंग पास में खड़ा उसे जाने के लिए एनकरेज करता है, एडवाइस करता है कि ट्रेनिंग और रिलैक्सेशन का एक प्रॉपर बैलेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस की की है। अपने सीनियर की एडवाइस लेते हुए शू जिंग अग्री करता है बाहर जाने के लिए। जैसे ही वो जाने की तैयारी करते हैं, लू वेंटाओ एक्साइटेडली लियो मिंग की तरफ पॉइंट करता है। ऐश क्लब के वाइस प्रेसिडेंट ए रैंक लाइटनिंग सुपर पावर के यूजर के रूप में उसकी रेप्यूटेशन के बारे में गश करता है। जैसे ही वो और शू जिंगमिंग एक साथ वॉक ऑफ करते हैं, लियो वेंटाओ कमेंट करता है कि फेमस सीनियर इन पर्सन और भी इम्प्रेसिव है।
जैसे ही वो अरीना से निकलते हैं, ल्यू वेंटाओ शू जिंगमिंग को कहता है कि बस उसे फॉलो करे क्योंकि उसने शाम का पूरा प्रोग्राम अरेंज किया है। थोड़ा सस्पिशियस शू जिंगमिंग पीछे मुड़कर पूछता है कि वो किस तरह के प्रोग्राम की बात कर रहा है। ल्यू वेंटाओ एक वाइड मिस्चीवियस ग्रिन के साथ मुड़ता है और अपने फ्रेंड पर पॉइंट करता है। वो अपना ग्रैंड प्लान रिवील करता है, यूनिवर्सिटी लाइफ का वो अनमिसेबल इवेंट। एक टेबल पे ढेर सारा खाना लगा हुआ है एक सोशल गैदरिंग के लिए। ल्यू वेंटो आता है और शू जिंगमिंग के पास जाता है जो टेबल पे बैठा होता है। वो एक्साइटेड होके बताता है कि शू जिंगमिंग कितना पॉपुलर हो गया है। उसने कैंपस फोरम पे एक सोशल मिक्सर का इनवाइट पोस्ट किया था। ल्यू वेंटो कहता है कि 100 से ज्यादा लोग रजिस्टर हुए और उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि किसको बुलाएं। शू जिंगमिंग मुस्कुराता है और अपने दोस्त की डेडिकेशन की तारीफ करता है। पूछता है कि आखिर किसको सिलेक्ट किया। ल्यू वेंटो मजाक में कहता है कि अभी सीक्रेट है लेकिन जल्दी मिलवा देगा। तभी गेस्ट्स आते हैं। 2 लड़कियां आती हैं। एक लड़की जिसके चश्मे हैं अपना नाम बताती है, ची डोंगिया। उसकी साथ ही एक डार्क हेयर वाली लड़की अपना नाम बताती है, सोंग चुकू। ल्यू वेंटो प्राउडली उन्हें इंट्रोड्यूस करता है और उनकी एबिलिटीज बताता है। ची डोंगिया के पास ए रैंक बीस्ट टाइप एबिलिटी है और सोंग चुकू एक हाई लेवल फर्स्ट ईयर यूजर है जिसके पास ए रैंक लाइट एलिमेंट एबिलिटी है और वो अपने प्रोविंस की टॉप स्कोरर भी रही है। शू जिंगमिंग पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम सुनते ही सोंग चुकू सरप्राइज हो जाती है। वो तुरंत पूछती है कि क्या शू जिंगमिंग स्पैरिंग मैच में इंटरेस्टेड होगा। टाइम और प्लेस वो डिसाइड कर सकता है। ची डोंगिया उसे बैटल मेनिया कहकर छेड़ती है। कहती है कि अभी तो सोशलाइज करने आए हैं। सोंग चुकू एडमिट करती है कि वो मेनली स्पार करने के चांस के लिए ही आई है। शू जिंगमिंग सिचुएशन स्मूथ करता है और सबको बैठने का इनवाइट देता है। ल्यू वेंटो क्लैरिफाई करता है कि प्लान सिर्फ मस्ती, खाना और शॉपिंग का है। ग्रुप हेहाय कमर्शियल स्ट्रीट जाता है। सोंग चुकू स्काई स्क्रेपर्स देखकर हैरान होती है। ची डोंगिया कपड़ों की विंडो शॉपिंग करती है और शू जिंग हाई एंड गियर देखता है, ए रैंक वेपन्स, ब्लेड्स, एलिक्सर्स और सोचता है कि ये जगह उसके होम टाउन चंगचेंग से काफी बेटर है। सब मिलके स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं। बाद में एक बुटीक जाते हैं। जब लड़कियां शॉपिंग करती हैं, शू जिंग सोंग चुकू का बैग होल्ड करता है और उनके हाथ ब्रीफली टच होते हैं। बाद में वो देखता है कि दोनों लड़कियां आगे ज्वेलरी डिस्प्ले देख रही हैं। रात के एंड तक शू जिंग के हाथ में काफी शॉपिंग बैग्स होते हैं। वो सरप्राइज होता है कि कुछ घंटों में ही मिलियन स्पेंड हो गए। ल्यू वेंटो कहता है कि सोंग चुकू सिंपल स्टाइल के बावजूद काफी रिच है। जब शू क्यूरियस होता है, ल्यू वेंटो बताता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल है। तभी ची डोंगिया उन्हें बुलाती है एक और बैग कैरी करने के लिए और सोंग चुकू कहती है कि अब वापस चलना चाहिए। रात खत्म होती है जब शू जिंगमिंग और ल्यू वेंटो लड़कियों को उनके विला तक छोड़ने जाते हैं। सोंग चुकू कहती है कि उन्हें बहुत मजा आया। दोनों लड़के गुड बाय वेव करते हैं, लेकिन जाने से पहले सोंग चुकू सीरियस एक्सप्रेशन के साथ शू जिंगमिंग से कहती है कि वो स्पैरिंग मैच वाली बात सीरियस थी और एक दिन वो उसे फॉर्मली चैलेंज करेगी। शू जिंगमिंग थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन फिर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सोंग चुकू प्लीज लगती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाके ची डोंगिया उसे टीज करती है। कहती है कि यूनिवर्सिटी के शुरू से उसने किसी लड़के के लिए प्लेजेंट एक्सप्रेशन नहीं दिया। शू जिंगमिंग पहली एक्सेप्शन है। वो खुश होती है कि उसने सोंग को साथ लाने का आइडिया सही था। सोंग चुकू बताती है कि वो यूजुअली कोल्ड इसलिए रहती है क्योंकि उसकी ए रैंक राइट एलिमेंट एबिलिटी उसे लोगों के इनर थॉट्स दिखाती है, इसलिए वो हमेशा इम्प्योर थॉट से घिरी रहती है। लेकिन शू जिंगमिंग अलग है। उसके थॉट्स सिर्फ अप्रिसिएशन के हैं, कोई इम्प्योर इंटेंशन नहीं। वो सोचती है कि वो लड़का स्पेशल है। ची डोंगिया मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहती है कि लगता है मिस सोंग को क्रश हो गया है। दूसरी तरफ लड़के वापस जा रहे होते हैं। ल्यू वेंटो साई करता है और कहता है कि कभी कभी रिलैक्स करना भी जरूरी है। शू जिंगमिंग क्वाइटली अग्री करता है लेकिन वो डीप थॉट में होता है। वो सोंग चुकू और उसकी हाई स्टेटस के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि उसे अभी काफी आगे बढ़ना है। ये थॉट उसे मोटिवेट करता है कि वो और स्ट्रॉन्ग बने। 15 दिन बाद शू जिंगमिंग अपने ट्रेनिंग रूम में मेडिटेट कर रहा होता है। जब वो रेडी फील करता है, वो अपने सिस्टम डीप ब्लो को कमांड देता है कि अपग्रेड करे। पर्पल लाइटनिंग का वायलेंट सर्च उसके बॉडी से निकलता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि वो ड्यूअल एडवांसमेंट कर रहा है। मिड लेवल से हाई लेवल फर्स्ट ईयर यूजर बन रहा है और उसका थंडर इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी टेक्निक सेकंड लेवल पे पहुंच गया है। एनर्जी सेटल होने के बाद शू जिंगमिंग अपनी प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करता है। वो नोटिस करता है कि रैंक अप से उसकी पावर काफी बढ़ गई है और सेकंड लेवल उसकी बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। वो ट्रेनिंग मैनुअल चेक करता है। थर्ड लेवल पे उसे थंडर एक्सट्रीम स्टेट मिलेगा जो टेम्पररी लेकिन इमेंस बूस्ट देगा पावर और स्पीड में। वो अपना सिस्टम पैनल खोलता है और अपना स्टेटस चेक करता है।
खुश होता है लेकिन डिसअपॉइंटेड भी होता है कि उसके पास सिर्फ 62 एबिलिटी पॉइंट्स बचे हैं, नेक्स्ट लेवल के लिए काफी नहीं। वो डिसाइड करता है कि अपने मास्टर से लीव मांगनी चाहिए ताकि वाइल्ड लैंड जाके बीस्ट्स हंट करे और पॉइंट्स कलेक्ट करे। बाद में जब वो अपने मास्टर डीन यांग गंटियान के रेसिडेंस जाता है, डीन उसकी रैपिड एडवांसमेंट देखकर शॉक हो जाता है। पूछता है कि क्या वो फिर से ब्रेक थ्रू कर गया। शू जिंगमिंग कामली कंफर्म करता है और बताता है कि उसका बॉडी टेम्परिंग टेक्निक सेकंड लेवल पे पहुंच गया है। डीन अंदर ही अंदर अमेज्ड होता है, सोचता है कि उसका स्टूडेंट डिफिकल्ट ब्रेक थ्रूज को सिंपल बात की तरह ट्रीट करता है। उसका सीनियर डिसाइपल लियो मिंग कहता है कि उसका जूनियर ब्रदर एक मॉन्स्टर है, उसे सेम एडवांसमेंट में आधा साल लगा था। डीन कहता है कि लेवल अप करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉम्बैट ट्रेनिंग भी निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि शू जिंगमिंग अपने सीनियर लियो मिंग के साथ स्पार करे। शू जिंगमिंग ईगरली एक्सेप्ट करता है। ट्रेनिंग रूम में लियो मिंग कहता है कि वो अपनी पावर लो लेवल सेकंड टियर तक सप्रेस करेगा और शू जिंगमिंग फुल स्ट्रेंथ से फाइट करे। काउंटडाउन के बाद मैच शुरू होता है। दोनों वॉरियर्स लीप करते हैं और उनकी स्पीयर्स सेंटर में टकराती हैं। पर्पल और ग्रीन एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। लियो मिंग सरप्राइज होता है, सोचता है कि जूनियर की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट उसके बराबर। शू जिंगमिंग पर्पल लाइटनिंग से कवर्ड होता है और एक्साइटेड फील करता है। वो रियलाइज करता है कि पहली बार उसके सिस्टम के बाद उसका ओपोनेंट उसके बराबर का है। वो अपना थंडर प्रिजन टेक्निक अनलीश करता है, एक मैसिव इलेक्ट्रिसिटी ऑर्ब रूम में फ्लाई करता है। लियो मिंग डिफेंड करता है। शू जिंगमिंग तुरंत लीप करता है और लाइटनिंग स्पीयर्स का वॉली खॉ करता है, चेन थंडर गन टेक्निक जैसा मूव। लियो मिंग रिकॉग्नाइज करता है ये कॉम्बो, कहता है कि ये वही कॉम्बो है जो लेबर को हरा चुका है, लेकिन वो कोई फ्रेशमैन नहीं है। वो अपनी पावर गैदर करता है और एक डेवास्टेटिंग काउंटर अटैक करता है, जेड पिवट ट्रू थंडर। 20 मिनट्स बाद इंटेंस बैटल खत्म होती है। शू जिंगमिंग एग्जॉस्टेड होता है, अपने स्पीयर पे लीन करता है। वो कंसीड करता है, कहता है कि उसकी डिवाइन थंडर एनर्जी खत्म हो गई है और वो हार गया। लियो मिंग रीअश्योर करता है, कहता है कि शू जिंगमिंग स्किल से नहीं हारा, सिर्फ एनर्जी रिजर्व्स कम होने की वजह से डिसएडवांटेज में था। डीन यांग गेंटियान आता है, फाइट की तारीफ करता है, कहता है कि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी। उसे लगा था लियो मिंग इजीली जीतेगा, लेकिन मैच इतना इवनली था कि रिजल्ट स्टैमिना पे डिपेंड हुआ। लियो मिंग अपने जूनियर से पूछता है कि क्या वो जानता है कि उसकी कॉम्बैट पावर फाइट के दौरान किस लेवल तक पहुंच गई थी। जब शू जिंगमिंग पजल्ड होता है, लियो मिंग एक स्टनिंग डिक्लेरेशन करता है, उसकी पावर अब सेकंड टियर। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। एक सेशन के बाद डीन यांग गेंशियन अनाउंस करते हैं कि ट्रेनिंग ओवर हो गई है और सबको रेस्ट करने को कहते हैं। बटलर अंकल फू एक ट्रे स्पिरिट फ्रूट्स की लाते हैं, एक्सप्लेन करते हुए कि ये ट्रेनिंग के बाद रिकवर होने के लिए परफेक्ट है। इस मोमेंट को पकड़ते हुए शू जिंगमिंग अपने मास्टर के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। वो अपना इंटेंशन रिवील करते हैं। वो यूनिवर्सिटी छोड़कर विल्डरनेस के ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। डीन हैरान होते हैं और पूछते हैं कि वो कितने टाइम के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं। शू जिंगमिंग एक्सप्लेन करते हैं कि उनका इरादा 1 महीने से ज्यादा रहने का है और वो फ्रेशमैन कंपटीशन से ठीक पहले वापस आने का प्लान बना रहे हैं। ट्रिप की लंबी ड्यूरेशन देखकर उनके मास्टर क्लियरली परेशान हो जाते हैं। एक स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ डीन वॉर्न करते हैं कि विल्डरनेस एग्जाम्स ग्राउंड से कहीं ज्यादा डेंजरस है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि वहाँ कोई आर्मी प्रोटेक्शन नहीं है और बीस्ट्स बिना किसी प्रिडिक्टेबल पैटर्न के घूमते हैं, जिससे एक हाई लेवल क्रीचर से एनकाउंटर करना आसान है। वो एम्फसाइज करते हैं कि 1 महीने से ज्यादा रुकने के डेंजर्स इमेंस हैं। हालांकि अपने डिसाइपल का डिटर्मिनेशन देखकर डीन मान जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अगर शू जिंगमिंग जाने के लिए सेट हैं, तो वो उन्हें रोकेंगे नहीं। वो अपने स्टूडेंट के शोल्डर पर एक फर्म हाथ रखते हैं और उन्हें एक पीस ऑफ एडवाइस देते हैं। अगर कोई सिचुएशन कभी भी खराब दिखे तो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के भाग जाना चाहिए। डीन एक्सप्लेन करते हैं कि पावरफुल बनने का रास्ता लाइफ एंड डेथ क्राइसिस से भरा हुआ है और क्योंकि उनका डिसाइपल इतना एम्बिशियस है, वो उनके रास्ते में खड़े नहीं होंगे। शू जिंगमिंग आभार में अपना सर झुकाते हैं, अपने मास्टर को उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थैंक करते हैं। डीन फिर पूछते हैं कि वो किस विल्डरनेस एरिया में जाने का प्लान कर रहे हैं। जैसे ही शू जिंगमिंग लियो मिंग से एक स्पिरिट फ्रूट लेते हैं, वो रिप्लाई करते हैं कि वो युवानु सिटी के पास वाली विल्डरनेस में जा रहे हैं। ये न्यूज डीन को रिलीफ देती है, जो नोट करते हैं कि ये एरिया मैजिक कैपिटल के बगल में है और वहाँ के बीस्ट सिर्फ टियर 4 या 5 तक ही जाते हैं, जिससे ये एक रिलेटिवली सेफर चॉइस बन जाता है। वो शू जिंगमिंग को कहते हैं कि वो लियो मिंग से उन्हें कुछ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे। शू जिंगमिंग एक्सेप्ट करते हैं।
सपोर्ट के फाइनल जेस्चर के रूप में डीन एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि वो उनकी नॉन मौजूदगी में ज्यादा हेल्प नहीं दे सकते, तो कम से कम वो उन्हें एक सूटेबल वेपन जरूर प्रोवाइड करेंगे। उनकी उंगली पर एक ग्लोइंग रिंग डीन एक ब्राइट टी लाइट के साथ चमकना शुरू करता है और वो शू जिंग मिंग का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें अपना गिफ्ट देने की तैयारी करते हैं। अपने डॉर्म रूम में वापस आकर शू जिंग मिंग अपने बेड पर बैठे हैं। उनका नया स्पीयर और एक पैक्ड बैग उनके बगल में है। वो एआई एवा से यूनिवर्सिटी का मिशन सिस्टम ओपन करने को कहते हैं। जैसे ही होलोग्राफिक स्क्रीन्स अपीयर होते हैं, वो अपने सीनियर डिसाइपल लियू मिंग की एडवाइस रिकॉल करते हैं। विल्डरनेस के लिए निकलने से पहले कुछ मिशंस एक्सेप्ट करना एक्स्ट्रा क्रेडिट्स अर्न करने के लिए एक अच्छा आइडिया है। वो लिस्ट में देखते हैं अवेलेबल टास्क्स की वैरायटी नोट करते हुए, जैसे कि बीस्ट मटेरियल्स कलेक्ट करना, रेयर हर्ब्स गैदर करना और फ्यूजिटिव्स कैप्चर करना। रिवॉर्ड्स डिफिकल्टी के हिसाब से वेरी करते हैं। जहां सी और डी रैंक मिशंस मॉडेस्ट क्रेडिट्स ऑफर करते हैं, वहीं एस और ए रैंक मिशंस बहुत ज्यादा देते हैं। शू जिंग मिंग ऑब्जर्व करते हैं कि सारे हाई रिवॉर्ड मिशंस कॉम्बैट इन्वॉल्व करते हैं, अपने आप से रिमार्क करते हुए कि ये जरूर मोडू यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग मॉडल होगा, जो अपने स्टूडेंट्स को डेंजरस सिचुएशंस में धकेल कर स्ट्रॉन्गर बनाता है। वो एक सेइंग याद करते हैं कि सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स कैंपस पर नहीं बल्कि दुनिया में बाहर मिलते हैं। ये ध्यान में रखते हुए वो अपने ट्रिप के लिए एक ए रैंक और 3 बी रैंक मिशन सिलेक्ट करते हैं। अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करके शू जिंग मिंग अपना नया कॉम्बैट अटायर पहनते हैं, अपना बैकपैक शोल्डर पर स्लिंग करते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही अवा उन्हें गुड लक विश करती है, वो मन ही मन सोचते हैं कि टाइम वेस्ट करने को नहीं है और उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। उनकी जर्नी उन्हें युवांचे सिटी सप्लाई बेस तक ले जाती है, जो एक माउंटेनियस रीजन में एक बस्लिंग टाउन है और विल्डरनेस में वेंचर करने वालों के लिए एक फॉरवर्ड बेस के रूप में सर्व करता है। स्ट्रीट्स एडवेंचरर्स से भरी हुई हैं, जो अपनी बीस्ट हंटिंग टीम्स के लिए मेंबर्स रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। शू जिंग मिंग अराइव करते हैं, सेटिस्फैक्शन के साथ लाइवली एटमॉस्फेयर को महसूस करते हैं। ये सोचते हुए कि वो फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं, वो स्ट्रीट्स में चलते हैं और एक ग्रैंड बिल्डिंग में एंटर करते हैं, जो एडवेंचरर्स के लिए रजिस्ट्रेशन हॉल के रूप में सर्व करता है। हॉल दूसरे आर्म्ड इंडिविजुअल से भरा हुआ है। एक एलिगेंट रेड ड्रेस में एक वुमन, जो एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, उन्हें गर्मी से ग्रीट करती है और पूछती है कि वो उनकी कैसे हेल्प कर सकती है। शू जिंग मिंग अपना पर्पस स्टेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हुए कि वो एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं। वो अपना आइडेंटिफिकेशन अप करते हैं, ये जानते हुए कि विल्डरनेस में एंटर करने के लिए सबसे पहले एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड एडवेंचरर आइडेंटिटी के लिए रजिस्टर करना जरूरी है। रिसेप्शनिस्ट शू जिंग मिंग की यूनिवर्सिटी आईडी लेती है और इम्प्रेस होती है कि वो मोडू सुपर पावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। वो रिमार्क करती है कि उनके जैसा फर्स्ट ईयर यूजर का इतनी जल्दी विल्डरनेस में वेंचर करना रेयर है। वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उनके रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा और सजेस्ट करती है कि वो वेट करते समय हॉल में रेस्ट करें। जैसे ही शू जिंग मिंग वेट करते हैं, वो हॉल में चलते हैं, दूसरे एडवेंचरर्स को ऑब्जर्व करते हुए। सडनली एंट्रेंस के पास एक कमोशन इरप्ट होता है। मेन का एक ग्रुप एक्साइटमेंट में एक्सक्लेम करता है जैसे ही एक न्यू कमर अराइव होता है। वो उन्हें गॉडेस जांग चुकवान के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। उनकी ब्यूटी और पावरफुल ऑरा पर कमेंट करते हुए नोट करते हैं कि मोडू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ऐसी प्रेजेंस एक्सपेक्टेड है। अटेंशन का सेंटर एक स्टाइलिश वुमन है, जिसके लॉन्ग व्हाइट हेयर और सनग्लासेस हैं, जो कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में चलती है, जिसके पीछे 2 बड़े बॉडीगार्ड्स और एक कैमरामैन है। वो जांग चुकवान है, मोडू सुपर पावर यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर स्टूडेंट है। ऑन लुकर्स गॉसिप करते हैं, स्पेक्यूलेट करते हुए कि वो वहाँ अपने ऑनलाइन वीडियोस के लिए नया मटेरियल फिल्म करने आई होंगी। वो उनके कंटेंट की तारीफ करते हैं और उनके पॉपुलैरिटी पर मार्वल करते हैं, जहाँ एक मैन स्टेट करता है कि उनके पास कम से कम 10 मिलियन फैंस हैं। दूसरा उसे करेक्ट करता है, क्लेम करते हुए कि उनके 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और पैशनेटली डिक्लेयर करता है कि वो उनका बॉयफ्रेंड बनने के लिए अपनी लाइफ के 10 साल ट्रेड कर देगा। एक डिस्टेंस से शू जिंग मिंग सीन ऑब्जर्व करते हैं। वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो उनकी फेलो स्टूडेंट है और इंटरनली नोट करते हैं कि उनकी ब्यूटी सॉन्ग चुकवान जितनी ही है। उनका ऑब्जर्वेशन इंटरप्ट होता है जब रिसेप्शनिस्ट उन्हें बुलाती है। वो उन्हें उनका नया एडवेंचरर कॉर्ड और एक सैटेलाइट स्मार्ट वॉच देती है, एक्सप्लेन करते हुए कि वॉच में विल्डरनेस का एक मैप है जो बीस्ट एक्टिविटी और डेंजर लेवल्स डिटेल करता है। शू जिंग मिंग उन्हें थैंक करते हैं। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ते हैं, एक शेडी लुकिंग मैन उन्हें रोकता है। मैन गेस करता है कि ये शू जिंग मिंग का विल्डरनेस में पहला ट्रिप है और वार्न करता है कि अनप्रिपेयर्ड जाना डेंजरस है। उन्हें कुछ एसेंशियल एलिक्सर सेल करने का ऑफर करता है। इंट्रिग्ड होकर शू जिंग मिंग प्राइस के बारे में पूछते हैं। मैन ईगरली अपना कोट खोलता है ताकि हिडन पिल्स रिवील हो सकें। फर्स्ट ग्रेड हीलिंग एलिक्सर्स 20,000 में और एंटीडोट एलिक्सर्स 15,000 में ऑफर करता है।
वो ये भी मेंशन करता है कि उसके पास और पोटेंट सेकंड ग्रेड वर्जन्स हैं, हालांकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। शू जिंगमिंग कैजुअली रिमार्क करते हैं कि प्राइसेस उतने हाई नहीं लग रहे। मर्चेंट खुश होकर हंसता है और बोस्ट करता है कि वो सस्ते और इफेक्टिव एलेक्सा सेल करने के लिए वेल नोन है। हालांकि शू जिंगमिंग का एक्सप्रेशन शार्प हो जाता है। वो इंटरनली नोट करते हैं समथिंग इज रॉन्ग। वो जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड फर्स्ट ग्रेड एलेक्सर की कॉस्ट कम से कम 30 या 40 हजार होनी चाहिए। मन की लो प्राइसेस का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो एक स्कैमर है जो इनएक्सपीरियंस न्यू कमर्स को टारगेट कर रहा है। इंटिमिडेट होने के बजाय शू जिंगमिंग शांति से पूछते हैं कि मन कितने एलेक्सर्स चाहता है, फिर तुरंत उनके स्कैम को कॉल आउट करते हैं, पूछते हुए कि उन्होंने और कितने न्यू कमर्स को चीट किया है। मर्चेंट ये रियलाइज करते हुए कि वो पकड़ा गया है, अपना फ्रेंडली एक्ट ड्रॉप कर देता है। वो अग्रेसिवली शू जिंगमिंग के फेस के पास आता है, पूछते हुए कि क्या वो शुरू से ही उनके साथ टॉय कर रहे थे। शू जिंगमिंग अनफेज रहते हैं, सिंपली पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। मर्चेंट का फेस एक मेनेसिंग ग्रिन में ट्विस्ट हो जाता है। वो डिक्लेयर करता है कि शू जिंगमिंग पहला इंसान है जिसने उसे सप्लाई बेस के भीतर प्रोवोक करने की हिम्मत की है। हालांकि बातें एस्केलेट हो पाएं, उससे पहले शॉर्ट डार्क हेयर वाली एक यंग वुमेन इंटरवीन करती है। मर्चेंट पर चिल्लाते हुए वो उसे उसके नाम जाओ चुनलिन से बुलाती है और उस पर नए एडवेंचर्स को फिर से स्कैम करने का इल्जाम लगाती है। वुमेन उनकी तरफ चलती है। अनॉयड होकर जाओ चुनलिन बड़बड़ाता है कि शू जिंगमिंग लकी है इस बार। जाने से पहले वो आगे झुकता है और एक सिनिस्टर थ्रेट डिलीवर करता है, शू जिंगमिंग को वार्न करते हुए कि अगले कुछ दिनों के लिए सप्लाई बेस से बाहर न निकलना या फिर पछताओगे। जैसे ही शाओ चुनलिन गुस्से में चला जाता है, दूसरे एडवेंचरर्स गॉसिप करते हैं। वो कमेंट करते हैं कि न्यू कमर ट्रबल में है क्योंकि उसे शाओ चुनलिन ने टारगेट किया है और उसने गलत इंसान को प्रोवोक किया है। एक एडवेंचरर नोट करता है कि शाओ चुनलिन एक मिड लेवल सेकंड ईयर यूजर होने की अफवाह है, जो उसे शू जिंगमिंग जैसे हाई लेवल फर्स्ट ईयर यूजर के लिए बहुत पावरफुल बना देता है। इंटरवीन करने वाली वुमन शू जिंगमिंग के पास आती है और उन्हें वार्न करती है कि शाओ चुनलिन वेंजफुल है। उन्हें एडवाइस करती है कि वो बेस के अंदर ही रहे। शू जिंगमिंग उन्हें थैंक करते हैं, लेकिन पूछते हैं कि एक नॉन स्कैमर से अथॉरिटीज डील क्यों नहीं करती। वो एक्सप्लेन करती है कि शाओ चुनलिन के पावरफुल कनेक्शंस हैं, इसलिए कोई इंटरफेयर नहीं करता। वो शू जिंगमिंग को एडवाइस करती है कि वो अपनी सप्लाईज ऑफिशियल चैनल से खरीदे और उन्हें एक आखिरी वार्निंग देती है कि बाहर ना निकले। जैसे ही जाओ चुनलिन गुस्से में चला जाता है, दूसरे एडवेंचरर्स गॉसिप करते हैं। वो कमेंट करते हैं कि न्यू कमर ट्रबल में है क्योंकि उसे शाओ चुनलिन ने टारगेट किया है और उसने गलत इंसान को प्रोवोक किया है। एक एडवेंचरर नोट करता है कि शाओ चुनलिन एक मिड लेवल सेकंड ईयर यूजर होने की अफवाह है, जो उसे शू जिंगमिंग जैसे हाई लेवल फर्स्ट ईयर यूजर के लिए बहुत पावरफुल बना देता है। इंटरवीन करने वाली वुमन शू जिंगमिंग के पास आती है और उन्हें वार्न करती है कि शाओ चुनलिन वेंजफुल है। उन्हें एडवाइस करती है कि वो बेस के अंदर ही रहे। शू जिंगमिंग उन्हें थैंक करते हैं, लेकिन पूछते हैं कि एक नॉन स्कैमर से अथॉरिटीज डील क्यों नहीं करती। वो एक्सप्लेन करती है कि शाओ चुनलिन के पावरफुल कनेक्शंस हैं, इसलिए कोई इंटरफेयर नहीं करता। वो शू जिंगमिंग को एडवाइस करती है कि वो अपनी सप्लाईज ऑफिशियल चैनल से खरीदे और उन्हें एक आखिरी वार्निंग देती है कि बाहर ना निकलना। जैसे ही चली जाती है, शू जिंगमिंग उन्हें देखते हैं, सोचते हुए कि वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है। एनकाउंटर को अपने दिमाग से निकालकर शू जिंगमिंग रीफोकस करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो पूरे महीने के लिए जरूरी सारी सप्लाईज परचेज करेंगे। हीलिंग एलिक्सर्स, एंटीडोट एलिक्सर्स और दूसरी जरूरतों की एक मेंटल लिस्ट बनाते हुए अपना काम फिनिश करने के बाद शू जिंगमिंग अपनी सप्लाईज परचेज करने के लिए एक ऑफिशियल काउंटर के पास जाते हैं। आइटम्स को अपने बैकपैक में स्टोर करने के बाद वो एडवेंचरर्स हॉल छोड़ देते हैं। अब फुली इक्विप्ड और विल्डरनेस के लिए रेडी हैं। हालांकि जैसे ही वो बाहर कदम रखते हैं, उनका रास्ता शाओ चन और उसके क्रोनीज ब्लॉक कर देते हैं। मर्चेंट गुस्से में लगता है, मॉकिंगली कमेंट करते हुए कि शू जिंगमिंग कितने फूलिश और डिफाइंड है कि वार्न किए जाने के बाद भी बाहर निकलने की हिम्मत की। वो गुस्से में पूछता है कि क्या ये डिसरिस्पेक्ट की निशानी है। अनफेज्ड शू जिंगमिंग शांति से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। उनके काम डिमीनर से एनरेज होकर शाओ चनलिन का फेस एक स्नीयर में ट्विस्ट हो जाता है। वो डिक्लेयर करता है कि क्योंकि शू जिंगमिंग ने उसे डिसरिस्पेक्ट किया है, वो उनकी दोनों टांगे तोड़ देगा और इंश्योर करेगा कि वो अपनी बाकी की लाइफ व्हीलचेयर में बिताए। ये क्लेम करते हुए कि यही तरीका है उसके गुस्से को शांत करने का। पास में काइंड एडवेंचरर वुमन जिसने उन्हें पहले वार्न किया था, कॉन्फ्रंटेशन देखती है। वो फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी और डिक्लेयर करती है कि उसे हेल्प करने जाना चाहिए। हालांकि उसका कंपेनियन उसे रोकता है, सजेस्ट करते हुए कि शायद उसे एक लेसन सीखने देना बेटर होगा।
कॉन्फ्रंटेशन में वापस आकर शाओ चनलिन अपनी थ्रेट को पूरा करने की तैयारी करता है। डार्क एनर्जी उसके आर्म के अराउंड स्वर्ल होती है जैसे ही वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। वो अपने सी रैंक मेटालिक स्किन सुपर पावर के बारे में बोस्ट करता है, क्लेम करते हुए कि जब ये उसके डी रैंक कॉम्बैट सूट के साथ कंबाइन होगा तो शू जिंगमिंग यू स्क्रैच भी नहीं कर पाएगा। फिर वो अपना अल्टीमेटम देता है, जब तक शू जिंगमिंग यू से 1 मिलियन पे नहीं करते और माफी के लिए घुटने नहीं टेकते वो क्रिपल हो जाएगा। ये क्लेम करते हुए कि यही तरीका है उसके गुस्से को शांत करने का। पास में काइंड एडवेंचरर वुमन जिसने उन्हें पहले वार्न किया था कन्फ्रंटेशन देखती है। वो फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी और डिक्लेयर करती है कि उसे हेल्प करने जाना चाहिए। हालांकि उसका कंपेनियन उसे रोकता है, सजेस्ट करते हुए कि शायद उसे एक लेसन सीखने देना बेटर होगा। कन्फ्रंटेशन में वापस आकर शाओ चनलिन अपनी थ्रेट को पूरा करने की तैयारी करता है। डार्क एनर्जी उसके आर्म के अराउंड स्वर्ल होती है जैसे ही वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। वो अपने सी रैंक मेटालिक स्किन सुपर पावर के बारे में बोस्ट करता है, क्लेम करते हुए कि जब ये उसके डी रैंक कॉम्बैट सूट के साथ कंबाइन होगा तो शू जिंगमिंग यू स्क्रैच भी नहीं कर पाएगा। फिर वो अपना अल्टीमेटम देता है, जब तक शू जिंगमिंग यू से 1 मिलियन पे नहीं करते और माफी के लिए घुटने नहीं टेकते वो क्रिपल हो जाएगा। शू जिंगमिंग का रिएक्शन इंस्टेंट होता है। एक फेंट क्रैकलिंग ऑफ पर्पल लाइटनिंग उनके बॉडी से आती है जैसे ही वो एक सिंगल कंटेम्प्चुअस वर्ड बोलते हैं, शेमलेस। उनकी एनर्जी का सडन सर्ज शाओ चनलिन को स्टार्टल कर देता है। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। इससे पहले कि शाओ चनलिन या उसके क्रोनीज रिएक्ट कर पाएं, शू जिंगमिंग पर्पल लाइटनिंग के एक फ्लैश में गायब हो जाते हैं, मर्चेंट के पीछे रीअपियर होते हैं और उसे एक सिंगल डेवास्टेटिंग ब्लो से नीचे गिरा देते हैं। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। शू जिंगमिंग के एक सिंगल लाइटनिंग फास्ट अटैक की ताकत से जियाओ चनलिन पीछे की तरफ उड़ता चला जाता है। उसका शरीर जख्मी और खून से लथपथ हो जाता है। जियाओ चनलिन इतनी जोर से टकराता है कि वो पास की एक पत्थर की दीवार से गुजरकर उसको तोड़ देता है। देखने वाले, खासकर वो काइंड एडवेंचरर वुमन और उसके साथी पावर के उस अचानक और ब्रूटल प्रदर्शन से पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। शू जिंगमिंग अब बर्बाद हो चुके कोर्टयार्ड में शांति से खड़ा है, उसे हुए केओस से बिल्कुल बेपरवाह। जैसे ही भीड़ उसके आसपास हटती है, देखने वाले शॉक में हैं। जियाओ चनलिन की तुरंत और डरावनी हार के बारे में बुड़बुड़ कर रहे हैं। एक इंसान बोलता है कि उसने शू जिंगमिंग को अटैक करते हुए देखा भी नहीं, जबकि दूसरा रिमार्क करता है कि वो शुरू में इस नए आए हुए के लिए चिंतित थे, कभी नहीं सोचा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा। कंसेंसस क्लियर है, जियाओ चनलिन गलत इंसान से लड़ाई मोल ले ली थी। काइंड एडवेंचरर वुमन और उसकी फ्रेंड भी अभी जो देखा उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रही हैं। औरत मानती है कि वो उसकी मूवमेंट्स को फॉलो नहीं कर पाई। उसकी ब्लॉन्ड कंपेनियन गंभीर रूप से नुकसान का आकलन करती है, अंदाजा लगाती है कि जियाओ चनलिन की टांगे और पेल्विस पूरी तरह से टूट गए होंगे। वो निष्कर्ष निकालती है कि अगर वो जिंदा भी रहता है तो वो एक पंगु होगा। काइंड वुमन रिमार्क करती है कि शू जिंगमिंग न सिर्फ जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है बल्कि रूथलेस भी, सच में प्रेस्टिजियस मॉडू सुपर पावर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। जब उसकी कंपेनियन पूछती है कि उसे कैसे पता चला, वो समझाती है कि उसने उसकी कॉम्बैट सूट को यूनिवर्सिटी के एक्सक्लूसिव गियर के रूप में पहचान लिया था। उसकी पावर से इम्प्रेस होकर काइंड वुमन, जिसको उसकी फ्रेंड श्याओ सियान बुलाती है, सजेस्ट करती है कि उन्हें उसको अपनी टीम में रिक्रूट करने की कोशिश करनी चाहिए, ये नोट करते हुए कि उनके पास एक अटैकर की कमी है। उसकी टीममेट तुरंत प्रोटेस्ट करती है, उसे याद दिलाती है कि जब उन्होंने अपनी ऑल फीमेल टीम बनाई थी उन्होंने सिर्फ फीमेल मेंबर्स को एक्सेप्ट करने पर सहमति दी थी। दूसरी टीममेट्स मजाक करती हैं श्याओ चान को, सजेस्ट करती हैं कि वो सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वो हैंडसम है, भले ही वो मानती हैं कि उन्हें उसके ज्वाइन करने से कोई एतराज नहीं होगा। इस मजाक से श्याओ चान घबरा जाती है। इस हंगामे को नजरअंदाज करते हुए शू जिंगमिंग विल्डरनेस एंट्री गेट की तरफ बढ़ता है। वो अपना एडवेंचरर कार्ड स्कैन करता है और एक नोटिफिकेशन उसकी पहचान कंफर्म करता है और उसे एंटर करने की अनुमति देता है। वो उस मैसिव गेट से गुजरकर यूने विल्डरनेस एरिया के विशाल विस्तार में कदम रखता है, जो एक घना अनटेम्ड जंगल है। अंदर घुसने के तुरंत बाद वो रुक जाता है जब एक दूर की पावरफुल गर्जना पेड़ों से गूंजती है। वो उस आवाज को पावरफुल बीस्ट्स की टेरिटोरियल डिक्लेरेशन के रूप में पहचानता है, जो शायद कम से कम टियर 4 होंगे। हालांकि वो शांत रहता है, अपने आप से ये नोट करते हुए कि ये क्रिएचर्स उसके आज के टारगेट्स नहीं है।
वो अपने हंट की प्लानिंग शुरू करता है, ये याद करते हुए कि युआन विल्डरनेस एक बर्बाद शहर और एक पहाड़ी जंगल में विभाजित है। वो फैसला करता है कि शहर के बीस्ट आमतौर पर कमजोर होते हैं, जो उन्हें जरूरी एबिलिटी पॉइंट्स हार्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। वो अपनी स्मार्ट वॉच पर एक होलोग्राफिक मैप निकालता है और पास की एक जगह जिसका नाम पिंग आन काउंटी है उसे पहचानता है। डेटा बताता है कि ये एरिया ज्यादातर टियर 2 बीस्ट से आबाद है, बहुत कम टियर 1 और कोई हायर टियर क्रिएचर्स नहीं है। अपने बड़े एरिया और अनुमानित 5 से 600 बीस्ट के साथ वो निष्कर्ष निकालता है कि ये आदर्श हंटिंग ग्राउंड है। एक दृढ़ निश्चय की आवाज के साथ शू जिंग मिंग पिंगऑन काउंटी में अपने आने की घोषणा करता है और पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी पर एक हल्का ब्लू ऑरा छाया हुआ है जब वो जंगल में इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ता है। वो जल्दी ही काउंटी की वीरान बर्बाद गलियों में एंटर करता है, जहां उसकी मौजूदगी तुरंत एक भयानक भेड़िए जैसी बीस्ट को आकर्षित करती है जो छायाओं से उस पर झपटती है। शू जिंगमिंग शांति से अपने अटैकर को एक टियर 2 शैडो कैट के रूप में पहचानता है, इसको एबिलिटी पॉइंट्स की एक समय पर डिलीवरी के रूप में देखते हुए। हालांकि जब वो लड़ने की तैयारी करता है, वो अचानक दर्द से अपनी छाती पकड़ लेता है। वो थंडर टायरानोसॉरस ब्लड से पैदा होने वाली हिंसा के नकारात्मक इमोशंस को महसूस करता है जो उसके अंदर हलचल कर रहे हैं, उसे मारने की एक जबरदस्त इच्छा से भरता है। वो समझ जाता है कि जितना वो इस इम्पल्स को दबाने की कोशिश करता है, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। उसके चेहरे पर एक सैवेज मैनिक ग्रिन फैल जाती है जब वो फैसला करता है कि वो अब और रुकने वाला नहीं है। पर्पल लाइटनिंग का एक तूफान निकलता है। वो ब्लड लस्ट को अपनाता है। उसकी अचानक ट्रांसफॉर्मेशन और डरावनी ऑरा शैडो कैट को डर से जमा देती है। सीन फिर 1 महीने बाद शिफ्ट हो जाता है। 4 एडवेंचरर्स की एक टीम उसी काउंटी की खाली गलियों में गश्ती कर रही है। उनमें से एक अपने गंजे लाल दाढ़ी वाले कैप्टन से पूछता है कि ये एरिया इतना वीरान क्यों है। शिकायत करता है कि वो पूरा दिन ढूंढ चुके हैं बिना किसी बीस्ट के मिले। कैप्टन गुस्से से जवाब देता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। इस सिचुएशन को गहराई से विचलित पाता हुआ वो तर्क देता है कि इस साइज के शहर में सैकड़ों बीस्ट होने चाहिए और यहाँ तक कि एक मास माइग्रेशन भी एरिया को पूरी तरह से खाली नहीं छोड़ सकता था। तभी उनकी किस्मत बदलती हुई दिखती है जब एक बड़ा बाघ जैसा आर्म ब्लेड टाइगर उनके सामने आता है। ग्रूट को चौंका देता है। आखिरकार एक टारगेट मिलने पर राहत महसूस करते हुए कैप्टन अपने आदमियों को एक साथ मारने की घोषणा करता है। हालांकि उससे पहले कि वो हिल सके, शुद्ध पर्पल लाइटनिंग का एक विशाल भाला आसमान से नीचे आता है। एनर्जी स्पीयर सीधे बीस्ट पर टकराता है, तुरंत उसको पर्पल एनर्जी और मलबे के एक मैसिव एक्सप्लोजन में नष्ट कर देता है। एडवेंचरर्स अचानक जबरदस्त अटैक से स्टन्ड रह जाते हैं। उनमें से एक घबराकर सोचता है कि क्या उन्होंने अभी एक नए तरह का लेजर वेपन देखा है। ज्यादा अनुभवी कैप्टन इस आइडिया को खारिज करता है, समझाता है कि एक लेजर बहुत ज्यादा तेज होगा। वो सही निष्कर्ष निकालता है कि ये विनाशकारी अटैक एक इनक्रेडिबल पावरफुल लाइटनिंग एलिमेंट कॉम्बैट टेक्निक थी। एडवेंचरस टीम का कैप्टन तुरंत सिचुएशन को समझ जाता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि ये विनाशकारी अटैक एक साफ चेतावनी थी और एक पावरफुल इंडिविजुअल ने पूरे काउंटी को अपना टेरिटरी क्लेम कर लिया है। वो अपनी टीम को तुरंत निकलने के लिए जोर देता है। उसके आदमी उसके पीछे भागते हैं जब एक कमेंट करता है कि लाइटनिंग स्पीयर कितना डरावना था, जबकि दूसरा आखिरकार समझ जाता है कि उन्हें कोई बीस्ट क्यों नहीं मिल रहे थे। वो सब इस पावरफुल लाइटनिंग यूजर द्वारा साफ कर दिए गए थे। कैप्टन उन पर चिल्लाता है कि वो जल्दी करें। उसे ये डर है कि अगर वो रुककर उस मिस्टीरियस पावर हाउस को गुस्सा दिलाते हैं तो अंजाम क्या होगा। सीन शिफ्ट होता है और पावर हाउस शू जिंगमिंग को एक ऊंची स्ट्रक्चर पर शांति से बैठा हुआ दिखाता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। एक टियर 2 आर्म ब्लेड टाइगर के उसके किल की पुष्टि करता है और उसे 19 एबिलिटी पॉइंट्स देता है। वो अपनी प्रोग्रेस पर विचार करता है, खुश है कि हाई लेवल की प्रोफिशिएंसी तक पहुंचने के बाद उसकी थंडर स्पीयर टेक्निक की रेंज अब 1000 मीटर से ज्यादा है। वो फिर अपना स्टेटस पैनल निकालता है और पिछले महीने में अपनी उपलब्धियों को रिव्यू करता है। 8000 से ज्यादा एबिलिटी पॉइंट्स जमा करने के बाद वो हाई लेवल फर्स्ट ईयर यूजर से हाई लेवल सेकंड ईयर यूजर तक आगे बढ़ चुका है और उसकी थंडर इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी 3rd लेवल तक टूट चुकी है। वो गर्व से ये भी नोट करता है कि उसने अपनी कई ए रैंक कॉम्बैट टेक्निक्स को इंटरमीडिएट लेवल तक बढ़ा दिया है, जो एक चमत्कार है जिसे वो मानता है कि कोई और इतने कम समय में हासिल नहीं कर सकता था। पूरे काउंटी को साफ करने के बाद शू जिंगमिंग फैसला करता है कि अब पैकअप करने का वक्त आ गया है। वो रात के लिए सप्लाई बेस वापस जाने और फिर अगले दिन विल्डरनेस में और गहराई तक जाने का प्लान करता है। अगले दिन यूई सप्लाई बेस पर वापस एडवेंचरर्स का एक ग्रुप हैरानी से देखता है जब शू जिंगमिंग एक असंभव रूप से बड़े और भरे हुए बैकपैक के बोझ से वापस आता है।
वो सिचुएशन पर मजाक करते हैं, हैरान है कि क्या उसके बैग के पैर निकल आए हैं और अनुमान लगाते हैं कि उसने बेवकूफी से एक बीस्ट का पूरा ढांचा वापस लाया होगा। उनसे अनजान शू जिंगमिंग अपने आप से सोचता है कि ये अच्छा हुआ कि उसने बैकपैक का रीइंफोर्स्ड वर्जन खरीदा था, वरना ये उसने इकट्ठी की हुई 400 किलो से ज्यादा बीस्ट मटेरियल्स को कभी नहीं रोक पाता। वो एडवेंचरर्स हॉल की तरफ बढ़ता है और अपने लूट को बेचने के लिए रिसेप्शनिस्ट के काउंटर के पास जाता है। औरत नम्रता से पूछती है कि वो क्या मटेरियल्स बेचना चाहता है और उसे एक बड़े स्केल की तरफ निर्देशित करती है। शू जिंगमिंग अपना मैसिव पैक खोलता है जिससे वैल्यूएबल हाई क्वालिटी बीस्ट पार्ट्स का एक पहाड़ निकलता है। वो स्टंट रिसेप्शनिस्ट को इन्फॉर्म करता है कि उसके पास 400 किलो से ज्यादा टियर 2 बीस्ट मटेरियल्स हैं और उससे पूछता है कि वो देखे कि उनकी कीमत कितनी है। अभी भी हैरानी में रिसेप्शनिस्ट पार्ट्स को एग्जामिन करती है, ये नोट करते हुए कि वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और प्रिस्टीन कंपोनेंट्स हैं, जैसे टाइगर टेंडन्स, क्लॉज और राइनो हॉर्न्स। पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड वो माफी मांगते हुए शू जिंगमिंग से इंतजार करने के लिए कहती है, समझाती है कि मटेरियल्स की क्वांटिटी उसके अकेले हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा है और उसे मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद लाल ड्रेस में 2 फीमेल अटेंडेंट्स के साथ एक अच्छी तरह से तैयार आदमी आता है। वो खुद को एक्विजिशंस के प्रभारी मैनेजर जियाओ यी के रूप में परिचित कराता है। शू जिंगमिंग के अपना परिचय देने के बाद मैनेजर जियाओ यी उससे हाथ मिलाता है, अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है कि कोई इतना छोटा इतने सारे बीस्ट का शिकार कर सकता है। वो ऑफर करता है कि उसका स्टाफ इन्वेंट्री का ख्याल रखेगा और शू जिंगमिंग को इंतजार करते समय उसके साथ बैठने के लिए इनवाइट करता है। जब शू जिंगमिंग मैनेजर जियाओ यी के साथ बैठा होता है, एडवेंचरर्स हॉल स्टाफ फ्लोटिंग स्कैनर ड्रोन्स की मदद से बीस्ट मटेरियल्स के मैसिव पाइल का सटीकता से मूल्यांकन करते हैं। मैनेजर अपने यंग क्लाइंट की स्किल से साफ तौर पर इम्प्रेस्ड है और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने का फैसला करता है। वो शू जिंगमिंग को सप्लाई बेस का एक प्लैटिनम मेंबरशिप कार्ड देता है जो सभी खरीदारियों पर डिस्काउंट देता है और उसे इस छोटे टोकन को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। शू जिंगमिंग नम्रता से एक्सेप्ट करते हुए मैनेजर को धन्यवाद देते हुए जल्दी ही एक फीमेल एम्प्लॉय फाइनल इन्वेंट्री रिपोर्ट देती है। वो कहती है कि उन्होंने टोटल 89 हाई टियर, 107 मिड टियर और 221 लो टियर 2 बीस्ट मटेरियल्स गिने हैं। ये हैरानी की संख्याएं मैनेजर को मन ही मन में स्टंट कर देती हैं। वो सोचता है कि क्या शू जिंगमिंग ने पूरे बीस्ट लेयर को साफ कर दिया था। अपने क्लाइंट की तरफ वापस मुड़कर मैनेजर फाइनल वैल्यूएशन पेश करता है जिसका टोटल 24.76 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है। वो पेमेंट को 25 मिलियन पर राउंड अप करने का ऑफर करता है, एक ऑफर जिसे शू जिंगमिंग नम्रता से एक्सेप्ट करता है। एक पल बाद शू जिंगमिंग को अपने फोन पर डिपॉजिट की पुष्टि का नोटिफिकेशन मिलता है जो उसके नए बैंक बैलेंस को 29 मिलियन से ज्यादा कर देता है। वो मुस्कुराता है, ये एहसास करते हुए कि वो एक रात में इनक्रेडिबल रिच हो गया है। जब वो जाने की तैयारी करता है, मैनेजर जियाओ यी उसको अपना बिजनेस कार्ड देता है, उसे कभी चाय के लिए इनवाइट करता है। शू जिंगमिंग नम्रता से सहमत होता है और चला जाता है। मैनेजर उसको जाते हुए देखता है, ये सोचता हुआ कि इस यंग मैन का भविष्य असीम संभावनाओं से भरा है। जैसे ही शू जिंगमिंग निकलता है, मैनेजर का फोन बजना शुरू हो जाता है। वो उठाता है और कॉलर जाओ चुनलिन निकलता है। एक हॉस्पिटल बेड से बुरी तरह से पट्टी बंधे हुए और एक व्हीलचेयर में गुस्से में भरा हुआ मर्चेंट फोन पर चिल्लाता है कि उसने उस इंसान को देखा जिसने उसे अटैक किया था बेस पर वापस आते हुए, और गुस्से से डिमांड करता है कि मैनेजर उसकी बदला लेने में मदद करे। मैनेजर, जो अब जाओ चुनलिन के पावरफुल कॉन्टैक्ट के रूप में जाहिर होता है, शांति से पूछता है कि क्या वो हाई लेवल फर्स्ट ईयर यूजर का हवाला दे रहा है और पूछता है कि वो आगे कैसे बढ़ना चाहता है। जाओ चुनलिन गुस्से से डिमांड करता है कि वो टाइगर शार्क स्क्वाड को भेज दे ताकि शू जिंगमिंग की लाइफ एक जीता जागता हेल बन जाए। मैनेजर उसको एलीट स्क्वाड उधार देने के लिए सहमत होता है, पर एक शर्त रखता है, इसके बाद उनका एसोसिएशन खत्म हो जाएगा। जाओ चुनलिन टर्म्स एक्सेप्ट करता है, कसम खाता है कि जैसे ही उसका बदला पूरा हो जाएगा वो शहर छोड़ देगा। कॉल खत्म करने के बाद मैनेजर जियाओ यी को अचानक घबराहट महसूस होती है। वो उसे पैरानोया समझकर हटाने की कोशिश करता है, अपने आप को भरोसा दिलाता है कि टाइगर शार्क स्क्वाड टियर 2 यूजर्स की एक एलीट टीम है और उन्हें एक सिंगल फर्स्ट ईयर अपोनेंट से डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस बीच जैसे ही शू जिंगमिंग सप्लाई बेस की गलियों में चलता है, वो अचानक जोर से छींक देता है। वो अपनी नाक रगड़ता है, ये सोचता है कि ये क्या था और क्या कोई उसके बारे में कहीं बुरी बात कर रहा था। मैनेजर जाओ यी फोन पर अपने सुपीरियर को जोश से रिपोर्ट कर रहा है एक नए एबिलिटी यूजर के बारे में जिसका नाम शू जिंगमिंग है, जिसकी बीस्ट मटेरियल्स की लूट अकेले ही 1 दर्जन दूसरी टीम से ज्यादा थी। सुपीरियर बेस चीफ मैनेजर वांग चुआंग ये नाम सुनता है